हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा आपको सीडीपी की प्रैक्टिस पिछली वीडियो में 16 तक कराई गई थी। आज मैं उसका जो प्रैक्टिस पार्ट है वो 17 लेके आया हूँ। मेरे द्वारा आपको जितनी भी सीडीपी से संबंधित प्रैक्टिस कराई गई हैं, ये सभी एसटेट, रीट, यूपी टेट और जितने भी ऑल टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सीडीपी का पार्ट बनता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने मेरे द्वारा कराई गई प्रैक्टिस को नहीं देखा है तो आप आज से ही देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आज हम प्रैक्टिस 17 को स्टार्ट करते हैं, चलिए। और यदि आप इस चैनल को या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएगी आप उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन दिया है कि मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया है? ए मार्गरेट मीड, बी रॉबर्ट कूले, सी दुर्खीम और डी इनमें से कोई नहीं। जब हम इस सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत सामाजिकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मैं और मुझे का सिद्धांत मार्गरेट मीड के द्वारा दिया गया था। तो अब हम इस सिद्धांत के बारे में समझें तो मैं और मुझे का सिद्धांत का तात्पर्य है कि इस सिद्धांत में क्या होता है कि व्यक्ति शुरुआत में सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचता है, वो जिसे हम मैं और या अहम कह सकते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे ये जान जाता है कि यदि उसे अपने हितों की पूर्ति करनी है तो उसे दूसरों के हितों की पूर्ति पर उसे निर्भर रहना होगा या उसे उसकी पूर्तियों को करना होगा। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं, जैसे वॉचमैन का रात में जाग कर अपने हितों की पूर्ति करने के लिए उसे दूसरों की हितों की पूर्ति करनी होगी, मतलब उस पर निर्भर रहना होगा। इसमें मैं और मुझे से जो तात्पर्य है, वॉचमैन का रात में जागकर अपने हितों की पूर्ति करने के लिए कार्य करना वो मैं कहलाता है, और दूसरे की हितों की पूर्ति करना जिससे उसे पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, उसको हम मुझे से हम समझेंगे। तो यही सिद्धांत मैं और मुझे के सिद्धांत के अंतर्गत जाना जाता है। अब इसी के अंतर्गत दूसरा सिद्धांत जो आता है वो आता है रॉबर्ट कूले का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो आता है वो दिया था स्वदर्पण प्रतिबिंब का सिद्धांत। रॉबर्ट कूले के द्वारा स्वदर्पण प्रतिबिंब का सिद्धांत दिया गया था। अब हम तीसरे सिद्धांत की बात करें तो वो आता है सामूहिक प्रतिनिधि का सिद्धांत। ये दिया था दुर्खीम ने। तो सामाजिकरण में 3 सिद्धांत बनते हैं। पहला तो बनता है मार्गरेट मीड का मैं और मुझे का सिद्धांत, दूसरा बनता है स्वदर्पण प्रतिबिंब का सिद्धांत रॉबर्ट कूले के द्वारा, और जो तीसरा सिद्धांत बनता है वो बनता है सामूहिक प्रतिनिधि का दुर्खीम का सिद्धांत। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह बोला गया है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में क्षत्रियों का कौन सा सूत्र होता था? ए ऑप्शन दिया है गायत्री मंत्र, बी ऑप्शन दिया है त्रिष्टुप, सी ऑप्शन दिया है जगती मंत्र और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम वैदिक शिक्षा प्रणाली में क्षत्रियों के सूत्र की बात करें तो ये त्रिष्टुप को कहा जाता है। गायत्री मंत्र ब्राह्मण के द्वारा होता था और जगती मंत्र वैश्य के द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका दूसरे का वो हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कक्षा नायक की शुरुआत किस शिक्षा प्रणाली से हुई? ए वैदिक शिक्षा, बी बौद्ध शिक्षा, सी मध्यकालीन शिक्षा, डी अंग्रेजी शिक्षा। अब हम कक्षा नायक की शुरुआत की बात करें तो ये जो प्रणाली है वैदिक शिक्षा से शुरू हुई। इसमें क्या होता था, यदि गुरु को कहीं बाहर जाना होता था तो वो अपने प्रतिनिधि के रूप में कोई ऐसे शिष्य को चुनकर जाता था जो उसकी जगह लेकर थोड़े समय तक के लिए पठन पाठन मंत्र आदियों का उच्चारण करा सके उसके अन्य शिष्यों को।
तो ये वैदिक शिक्षा से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज़ द राइट आंसर। हम इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? ए पेस्टोलॉजी, बी थॉर्नडाइक, सी रूसो और डी इनमें से कोई नहीं। जब हम बाल मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो ये पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। रूसो को बाल केंद्रित शिक्षा सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा हमारा वो बन जाएगा पेस्टोलॉजी। ए इज़ द राइट आंसर। इन्होंने जो पेस्टोलॉजी थे उन्होंने 3.5 वर्ष के बालक पर एक अध्ययन करके बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाए जाने लगे थे ये। और हम इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि NCERT के सूक्ष्म शिक्षण के संपूर्ण चक्र में कितने चरण होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। जब हम NCERT के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके जो संपूर्ण चरण होते हैं वो 5 होते हैं, जिसमें पहला आता है शिक्षण, दूसरा आता है प्रतिपुष्टि, तीसरा आता है पुनर्योजना, चौथा आता है पुनर्शिक्षण और जो अंतिम आता है पुनः प्रतिपुष्टि। मैं फिर से दोहराता हूँ, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजना, पुनर्शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। इसका जो टोटल टाइम माना जाता है वो समय माना जाता है 36 घंटे। ये एग्ज़ाम में बन चुका है प्रीवियस यूपी टेट में, उसमें उन्होंने इसका समय ही पूछा था। तो 36 आवर्स हो जाएंगे इसका आंसर। तो अब जो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी इज़ द राइट आंसर। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि अवयवीवाद के नाम से किस संप्रदाय को जाना जाता है? ए गेस्टॉलवाद, बी उद्देश्यवाद, सी व्यवहारवाद और डी संरचनावाद। जब हम अवयवीवाद की बात करें तो इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे इसका नाम है संपूर्णवाद, और दूसरा नाम है इसका समग्रवाद। अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गेस्टॉल्टवाद। उद्देश्यवाद के जनक विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। व्यवहारवाद के जनक हमारे वॉटसन को कहा जाता है और संरचनावाद के जनक विल्हेम वुंट को कहा जाता है, जिन्होंने चेतना का अध्ययन किया था। एक और बचता है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। अब तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज़ द राइट आंसर। हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए किर्क ने, बी गैरिसन ने, सी ड्रेवर ने और डी टेलर ने। जब हम अधिगम अक्षमता शब्द की बात करें तो सर्वप्रथम प्रयोग किर्क ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। जो अधिगम अक्षमता है उसका जो तात्पर्य है मुख्यतः सीखने की क्षमता में कमी या अनुपस्थिति से लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ए इज़ द राइट आंसर। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो दिया है इनमें से कौन द्वितीयक सामाजिकरण का उदाहरण है? ए परिवार, बी पास पड़ोस, सी विद्यालय और डी इनमें से कोई नहीं। जब हम सामाजिकरण के उदाहरण की बात करें तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बनेगा सी विद्यालय। और ए और बी जो हैं वो आते हैं हमारे प्राथमिक सामाजिकरण में। प्राथमिक सामाजिकरण में ये आते हैं और विद्यालय आता है द्वितीयक सामाजिकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी इज़ द राइट आंसर।
जहां अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि इलेक्ट्रा ग्रंथि एवं ऑडिपस ग्रंथि की अवधारणा किसने दी? ए फ्रायड ने, बी युंग ने, सी ड्रेवर ने और डी पावलव ने। जब हम इलेक्ट्रा ग्रंथि ऑडिपस ग्रंथि की अवधारणा की बात करें तो ये फ्रायड ने दी थी। इलेक्ट्रा जो ग्रंथि होती है वो लड़कियों की मानी जाती है और जो ऑडिपस ग्रंथि होती है वो लड़कों में होती है। और इसमें जो ऑप्शन बी युंग दिया, युंग फ्रायड के शिष्य थे। अब हम आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलें। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है हमारा, जीवन कौशल अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं जिनकी सहायता से एक व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों एवं मांगों का सामना करता है, यह कथन किसका है? WHO का, यूनिसेफ का या दोनों का या इनमें से कोई नहीं? पहली बात आप ये याद रखिए कि जीवन कौशल में सिर्फ दो परिभाषाएं बनती हैं जीवन कौशल की, एक WHO के अनुसार, एक यूनिसेफ के अनुसार। तो इस परिभाषा का जो तात्पर्य है वो कथन कहा गया है WHO के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज़ द राइट आंसर। क्योंकि आप ये जो डेफिनेशन दी है WHO के द्वारा आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में यदि जीवन कौशल के टॉपिक से यदि कोई डेफिनेशन या कथन बना तो वो इन दो से ही बनेगा, WHO से और यूनिसेफ से। यूनिसेफ की मैंने अभी इस पार्ट में नहीं रखी है, अगले पार्ट में यूनिसेफ की ले आऊँगा मैं। आप WHO की जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, कोई पेपर में यदि आ जाए तो आप इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और आज मेरे द्वारा आपको प्रमुख 10 क्वेश्चंस कराए गए हैं। यदि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि आप जब अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी बने तो आप मेरे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज सिलेबस को पूरा देख कर उठाए हैं क्वेश्चन को ये। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो अगली वीडियो में मैं अगली प्रैक्टिस को लेके आऊँगा। और यदि आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लगी है तो इस प्रैक्टिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सब अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू।